नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। आज अपन स्टार्ट करेंगे आपके साइंस का चैप्टर नंबर 2 जो अपने पढ़ेंगे अम्ल, क्षार और लवण के बारे में। देखो, बहुत ही आसान से तरीके से अपन इस चैप्टर को पूरा देखेंगे, तो वीडियो पूरा देखिएगा बहुत ही आसान से तरीके से, और सारे इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट हैं वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाएं, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। अब जो आपके एग्जाम के अनुसार ये जो चैप्टर है वो आपके 6 मार्क्स का है, यानी कितने मार्क्स का है? ये जो है आपके 6 मार्क्स का है, यानी 6 नंबर का इसके अंदर से क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है, तो देखो इसके अंदर चैप्टर के अंदर जो है अम्ल, क्षारक एवं लवण, क्षारक को अपन क्षार भी कहते हैं, ठीक है, एसिड, बेस एंड साल्ट के बारे में। तो देखो इस चैप्टर के अंदर अपने को पढ़ना क्या है, टॉपिक कौन कौन से अपन इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इसकी बेसिक जानकारी, यानी सामान्य जानकारी इसकी पढ़ेंगे। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। उसके बाद में पढ़ेंगे अम्लों एवं क्षारकों के समानताएं, क्या इसमें सिमिलरिटी है दोनों के अंदर, अम्ल और क्षार के अंदर। उसके बाद में पढ़ेंगे अम्ल एवं क्षारक की प्रबलता, कैसे निर्धारित की जाती है, कोई भी अम्लीय है कितना अम्लीय है, या कोई भी क्षार है तो वो कितना क्षार है, क्या उसमें बहुत ज्यादा उसकी ताकत है। प्रबल का मतलब क्या होता है, उसकी ताकत बहुत ज्यादा है या कम है, ठीक है। वैसे ही क्षार की ताकत बहुत ज्यादा है या कम है, ठीक है। और उसके बाद में अपन पढ़ेंगे लास्ट में लवण के बारे में, अंत में किसके बारे में पढ़ेंगे, लवण के बारे में। तो ये चीजें अपने को इस चैप्टर के अंदर, ये शॉर्ट टॉपिक हैं जो अपने को क्लियर करने हैं। तो स्टार्ट करेंगे अपन सबसे पहले इसकी बेसिक जानकारी यानी सामान्य जानकारी से। तो देखो इसके अंदर अपने बात करें अम्ल, क्षार और लवण के बारे में, अम्ल, क्षार और लवण के बारे में बेसिक जानकारी लेंगे। तो देखो यहाँ पर सबसे जो पहले पॉइंट है इसके कुछ भौतिक गुण, क्या है, भौतिक गुण या सामान्य जानकारी जिसको कह सकते हैं अम्ल, क्षार और लवण की ले लेते हैं। वैसे अपन डेली लाइफ में जो भोजन करते हैं, कभी कभी क्या होता है अपन भोजन ज्यादा मात्रा में कर लेते हैं, या फिर भोजन सही तरीके से पाचन नहीं होने से अपने क्या हो जाता है, पेट के अंदर अम्ल की मात्रा अधिक बन जाती है, जिसको अपन एसिडिटी कहते हैं। फिर उसके उपचार के लिए अपन क्या करते हैं, क्षार का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं इसको डिटेल में अपन आगे पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर। अभी बात करते हैं अम्ल, क्षार और लवण की बेसिक जानकारी, यानी किस तरह से इनको पहचान पाते हैं। कोई भी पदार्थ है वो अम्ल है या क्षार है या फिर लवण है, किस तरह से उसको पहचान पाएंगे। तो उसकी पहचानने की जो प्रक्रिया है उसको समझते हैं, किस गुणों से उनको पहचान पाएंगे। तो अगर कोई अम्ल है, ठीक है, तो उसका स्वाद अपने को पता ही है, सामान्य अपन पढ़ते आ रहे हैं, स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। कैसा होता है, खट्टा स्वाद होता है इसका, ठीक है। दूसरा देखो, अगर अपन बात करें क्षारक की, तो इसका स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। कैसा होता है, कड़वा होता है। और लवण की बात करें तो ज्यादातर जो लवण स्वाद, ये लवण जो होते हैं वो स्वादहीन होते हैं। क्या होते हैं, स्वादहीन, लेकिन हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है। क्या होते हैं, स्वादहीन। इसके बाद में दूसरे पॉइंट की बात करें कि लिटमस के प्रति इनका कैसा व्यवहार है। लिटमस के प्रति, तो लिटमस पत्र कैसा होता है, एक इस तरह का पत्र होता है, कागज का टुकड़ा जिसको कह सकते हैं, 2 कलर में होता है, एक तो होता है लाल और एक होता है नीला। दूसरा कौन सा होता है, नीला कलर, ठीक है, 2 कलर के आते हैं लिटमस पत्र। तो देखो लाल और नीला अगर अम्ल के अंदर, क्षार के अंदर डालने से क्या होगा, अगर उसको किसी विलयन में, अब देखो अम्ल सीधा नहीं है, अम्ल देखो वैसे रूप में भी होता है, ठोस रूप में। अपन बात करें जब उसको लिक्विड में हो, पानी में घोल रखा हो, तब की बात करेंगे, तब पता चलेगा। तो अगर लिटमस है, अगर उसमें अंदर लिटमस डाला और जो लिटमस था वो नीला, और वो किस में परिवर्तित हो गया, नीला जो लिटमस था वो लाल में परिवर्तित हो गया। अगर नीला लिटमस पत्र था उसको उसके अंदर डाला तो वो लाल हो गया, अगर लाल वाले को डालते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अम्ल के अंदर लाल वाला लिटमस डालेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा बात करें इसके अंदर क्षार के अंदर, अगर लिटमस पत्र लाल वाला अगर क्षार के अंदर डालेंगे तो लाल वाला जो लिटमस पत्र है वो कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, नीला, उसका कलर चेंज होके कैसा हो जाएगा, नीला। तो वो क्या करेगा, वो उसको ये बताता है कि ये जो विलयन है वो कैसा है, क्षारक है, यानी क्षारीय विलयन है। तो देखो अगर कोई लिटमस पत्र नीले लिटमस को लाल बदल देता है, कोई ऐसा विलयन है जो नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देता है, इसका मतलब वो कौन सा है, वो है अम्ल। अगर कोई
ऐसा विलयन जो लाल लिटमस को नीले में बदल देता है वो कौन सा है? क्षार है। तो फिर लवण क्या करेगा? लवण इसके प्रति कोई क्रिया नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? कोई प्रतिक्रिया नहीं करेगा। कोई प्रतिक्रिया नहीं। अगर आप उसको नीले वाला डाल दो चाहे लाल वाला डाल दो, दोनों ही लिटमस पत्र अगर ऐसे विलयन में डालेंगे जो क्या है? लवण है, तो ना तो वो नीले वाला चेंज होगा, ना ही ये दूसरे वाला जो लाल वाला है वो चेंज होगा। तो अगर कोई विलयन ऐसा है जिसमें दोनों ही जो लिटमस पत्र है कोई भी क्रिया नहीं कर रहे, इसका मतलब वो विलयन कैसा है? लवणीय है। इसके बाद में अपन बात करते हैं तीसरा जो पॉइंट है, जलीय विलयन। अगर बात करें इसके जलीय विलयन की, तो अगर वो अम्ल है तो जलीय विलयन में वो H+ आयन देता है। कौन सा आयन देता है? H+ आयन। अगर वो क्षार है तो वो कौन सा देगा? OH- आयन। कौन सा? विलयन में OH- आयन देगा। और अगर लवण है तो ये दोनों ही मिलके लवण क्या बना देता है? जल बना देता है। देखो ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक ये रहा, दो, और ये ऑक्सीजन मिलकर क्या बना देते हैं? यहां पर जल बना देते हैं। क्या बना देते हैं? जल बना देते हैं। ठीक है, इसके देखते हैं कुछ उदाहरण। अम्ल के उदाहरण कैसे हैं? जैसे मैंने लिखा HCl, ठीक है, यहां लिखा H2SO4, या लिखा HNO3। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, या इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, और ये होता है नाइट्रिक अम्ल। इसी तरह क्षार की बात करें, देखो यहां पर आप एक चीज देखेंगे, यहां पर जो H+, ये जो आयन आ रहा है ये H+ आयन है, जिसकी वजह से अपने को पता चल रहा है कि ये क्या है? ये अम्ल है। अब अपन बात करें क्षार की, तो क्षार के अंदर देखो कैसे पता चलता है। क्षार का उदाहरण है जैसे NaOH, ठीक है, KOH। तो यहां पर देखो पीछे क्या आ रहा है? OH आ रहा है, जिसकी वजह से अपने को क्या पता लग रहा है कि ये क्या है? ये क्षार है। ये OH- आयन है, इसकी वजह से अपने को पता चला ये क्षार है। और लवण की बात करें तो लवण क्या होता है? ऐसा जिसमें अम्ल और क्षार मिलके, जैसे अपन लिख सकते हैं उदाहरण के तौर पे, जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये क्या है? एक लवण है। तो इस तरह से अपन लवण लिख सकते हैं। जैसे ZnSO4, ये क्या है? लवण है। तो इस तरह से आप लवण के उदाहरण लिख सकते हैं। तो देखो आपको पहचानना कैसे है। सामान्य बात करें तो अम्ल क्या होते हैं? स्वाद में बात करें तो खट्टे होते हैं, लिटमस नीले को लाल कर देते हैं, जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, और उदाहरण आपके सामने है। अब देखो बात करते हैं क्षारक की। क्षारक कह दो या सिर्फ क्षार कहते हैं ना, वो भी चलता है। तो क्षार क्या होते हैं? स्वाद में होते हैं कड़वे, लाल लिटमस को क्या कर देते हैं? नीला, और जलीय विलयन में कैसे आयन देते हैं? OH- आयन देते हैं। उदाहरण है NaOH, जैसे OH आ रहा है पीछे, KOH, इसमें भी OH आ रहा है, इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद में बात करें लवण। लवण क्या होते हैं? वैसे ज्यादातर लवण स्वादहीन होते हैं, ठीक है, कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। किसके साथ? लिटमस पत्थर के साथ, ठीक है। ये दोनों H+ और OH- मिलकर क्या बना देते हैं? जल बना देते हैं। उदाहरण के लिए जैसे सोडियम क्लोराइड, अपन आम भाषा में बात करें तो ये क्या होता है? नमक। और जिंक सल्फेट, ये भी क्या है? एक लवण है। तो इसके बारे में आपने देखा दोनों अम्ल और क्षार क्या होते हैं। देखो कुछ उदाहरण आपने लिखा, जैसे मैंने लिखा HCl। एक बार अम्ल की बात कर रहे हैं यहां पे, HCl। तो HCl को आप करेंगे ना, इसको अलग अलग, इसका आप गठन, तो H+ और Cl- बनेगा, ठीक है। तो इससे अपने को क्या पता चला? ये अम्ल है। इसके बाद क्या बात करें इसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड की, H2SO4 की, तो H2SO4 कैसे बनेगा? ये देखो H+ SO4- -2, ठीक है। और इसके बाद में HNO3 को भी आप कर सकते हैं। एक आ जाएगा H+, HNO3 की बात करें तो ये आ जाएगा H+ और NO3-। इस तरह से आप इसके अम्ल को, तो देखो जहां पर H+ आयन आ रहा है यहां पर भी आ रहा है। देखो ये आपको दिख रहा है H+ आयन, तो ये क्या है? अम्ल है। इसके अंदर भी ये रहा H+ आयन, तो ये क्या है? अम्ल है। इसके अंदर भी ये रहा H+ आयन, तो ये क्या पता चला अपने को? जो H+ आयन देते हैं जलीय विलयन में, जैसे ही पानी के अंदर डालेंगे तो ये H+ आयन इसके अलग हो जाएंगे। इसके बाद बात करें अपन क्षार की, तो क्षार के अंदर देखो
जैसे मैंने लिखा NaOH, तो देखो कैसे बनेगा, Na प्लस और OH माइनस। ठीक है, दूसरा उदाहरण लिया जैसे KOH, तो क्या हो जाएगा K प्लस और OH माइनस। तो यहां पे आपको क्या पता चल रहा है, यहां पे ये पता चल रहा है कि ये दोनों ही जो पदार्थ हैं वो OH माइनस आयन दे रहे हैं। देखो ये रहा OH माइनस आयन और यहां इसमें ये रहा OH माइनस आयन। अब एक आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, आपको बताना है कि ये अम्ल है या क्षार है। मैं एक सूत्र लिखता हूं, आपको बताना है अम्ल है या क्षार है। ये लिखा है CH3COOH। बताओ ये अम्ल है या क्षार है, आपको पहचानना है ये अम्ल है या क्षार है। तो आप क्या बताएंगे, बहुत सारे इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट, यहां पर OH देख के क्या बता देंगे, इसको क्षार बता देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अब देखो इसका अपघटन होगा तो कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूं, तब आपको पता चल जाएगा। ये होता है CH3COO माइनस और H प्लस, क्या होगा H प्लस। तो ये क्या हुआ बताओ, देखो इसके अंदर क्या आया था, H प्लस आयन आया। H प्लस आयन का मतलब ये क्या है, देखो H प्लस आयन आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ये एक अम्ल है। ये क्या है, ये अम्ल है, ध्यान रखना, जिसको अपन आम भाषा में एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिटिक अम्ल। तो इस तरह से आप नॉर्मली किसको, अम्ल, क्षार और लवण को पहचान सकते हैं। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में अपन देखते हैं अम्ल, क्षार और ये पहचान करते हैं, ये कैसे करते हैं। तो देखो अम्ल, क्षार को पहचानने के लिए अपने क्या काम में लेते हैं, सूचक। सूचक क्या होते हैं, जो अपने को ये बताते हैं कि कोई भी पदार्थ अम्ल है या अम्लीय है या क्षारीय है। जिसकी सूचना हमें, जो पदार्थ ये सूचना देते हैं उन्हीं को अपन क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं, या अम्ल क्षार सूचक कहते हैं। कभी कभी इसको सिर्फ सूचक भी कह दिया जाता है। देखो ऐसे पदार्थ जो किसी विलयन में अम्ल या क्षारक की, किसी विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को सूचित करते हैं, सूचक कहलाते हैं। किसी विलयन में वो अम्लीय है या क्षारीय है, देखो सीधा तो पता नहीं पड़ पाएगा, ठोस अवस्था में है तो सीधा अपन पता नहीं लगा सकते। उसको जल के अंदर घोलेंगे, जल के अंदर घोलने के बाद में जो जो चीजें अपन को ये बता देती है कि ये अम्ल है या क्षार है, उन सभी को अपन क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। ठीक है, तो सूचक की परिभाषा आपको याद रखनी है। अब इंपॉर्टेंट पर्सन आपका 1 मार्क्स का इन दोनों में से बनता है और बहुत बार आपसे पूछा भी गया है। देखो क्या है, प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं, जो प्रकृति में अपन उसके अंदर अम्ल के अंदर, क्षार के अंदर डालें तब भी इनका कलर क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। कौन सा है, देखो पहला है लाल पत्ता गोभी। लाल पत्ता गोभी है, ये भी एक सूचक का कार्य करती है। किसका, सूचक का। इसमें भी क्या होता है, इसका कलर चेंज हो जाता है। अगर ये अम्लीय है तो अलग कलर हो जाएगा, क्षारीय होगा तो अलग कलर हो जाएगा। हल्दी भी क्या करती है, एक सूचक का कार्य करती है। उसके बाद है हाइड्रेजिया। हाइड्रेजिया भी क्या है, एक प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, पेंटूनिया और जेरानियम, ये सारे क्या हैं, प्राकृतिक सूचक हैं। ठीक है, ये प्रकृति से सीधे प्राप्त होते हैं। इनके जैसे कई ऐसे भी हैं जिनकी इनके फूलों की पत्तियों से, इनसे क्या हो जाता है, जो फूलों की पंखुड़ियां हैं इनके कलर भी क्या होता है, अम्ल या क्षार डालने पर इनका कलर परिवर्तित हो जाता है, जिससे अपने को पता चलता है ये अम्ल है और क्षार है। उसके बाद में बात करते हैं कुछ संश्लेषित सूचक। संश्लेषित का मतलब होता है कृत्रिम। ठीक है, कृत्रिम सूचक की बात करें तो कृत्रिम सूचक है मेथिल ऑरेंज और दूसरा है फिनोफ्थेलिन। बहुत बार प्रश्न पूछा गया 1 नंबर से, किन्हीं 2 संश्लेषित सूचकों के नाम लिखिए या एक संश्लेषित सूचक का नाम लिखिए। तो कौन कौन सा है, पहला है मेथिल ऑरेंज और दूसरा है फिनोफ्थेलिन। कभी कभी आपको प्राकृतिक सूचक भी पूछ लेते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही, आप इसको अच्छी तरह याद रखें। प्राकृतिक सूचक भी आपको याद रखना है, कृत्रिम सूचक भी आपको याद रखना है। सूचक क्या होते हैं, जो अपने को ये बताते हैं कोई भी पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है, इसकी सूचना देते हैं, इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। आगे बात करें लिटमस विलयन। लिटमस विलयन क्या होता है, देखो कैसे प्राप्त होता है। ये एक बैंगनी कलर का होता है। लिटमस विलयन जो होता है वो बैंगनी कलर का रंजक होता है। ठीक है, ये कैसे प्राप्त होता है, इससे थेलोफाइटा समूह के लाइकेन या लीचेन नामक पौधे से प्राप्त होता है। देखो लाइकेन भी कहते हैं या फिर लीचेन भी कहते हैं, लाइकेन भी कह सकते हैं, लीचेन भी कह सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये एक बैंगनी रंग का रंजक होता है। ठीक है,
जिसे थैलोफाइटा समूह, देखो पौधों के अलग अलग समूह में बांटा गया है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे पौधे होते हैं जो पानी के अंदर होते हैं, कुछ अपन देखते हैं दूसरे पेड़ों की सहायता से ऊपर बढ़ते हैं, कुछ सीधे पेड़ होते हैं, कुछ झाड़ी की तरह होते हैं। तो ऐसे ही क्या है, इनकी अलग अलग जातियां बनाई गई है, समूह बनाए गए हैं। तो उसमें एक समूह का नाम है थैलोफाइटा समूह। तो थैलोफाइटा समूह के लाइकेन नामक पौधे से जो लिटमस विलियन है वो प्राप्त किया जाता है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है लिटमस विलियन कैसे प्राप्त किया जाता है, तो आपको लिखना है थैलोफाइटा समूह के लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। एक पौधा है जिससे प्राप्त किया जाता है। अब इसके बाद अपन दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। यहां से अपने बात की थी पहले इसका सामान्य परिचय, उसके बाद में अपने बात करेंगे अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण, क्या इसके रासायनिक गुण होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो रासायनिक गुण बात करने से पहले यहां पर आपको ये देखना है, देखो अम्ल आपने क्या बात किया था, अम्ल जो होते हैं क्या करते हैं, जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, और जो क्षार होते हैं वो क्या करते हैं, जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। आपने कई उदाहरण भी पढ़े थे, जैसे HCl हो गया, HNO3 हो गया, ठीक है, और इसमें NaOH हो गया। तो ये क्या है, ये अम्ल और क्षार के उदाहरण हैं। तो एक परिभाषा आपसे पूछ ले सीधा एग्जाम के अंदर, अम्ल किसे कहते हैं, तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। और क्षार की पूछ ले तो क्षार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं, और जो जलीय विलयन में क्या करते हैं OH- आयन देते हैं क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अपन देखिए इसके आगे, अब देखो यहां पर एक और सूचक की बात करते हैं, वो है गंधीय सूचक। अब गंधीय सूचक क्या होता है, पहले अपने सिर्फ सूचक की बात की जो अपने को ये बताता है अम्ल और क्षार है, हालांकि बताता ये भी है कि कोई माध्यम है वो अम्लीय है या क्षारीय उसी के बारे में, लेकिन ये क्या बताता है, गंधीय का मतलब क्या होता है, गंध द्वारा, उसकी स्मेल द्वारा, उसकी खुशबू द्वारा अपन पता लगा सकते हैं कि वो अम्ल है या क्षार है। देखो परिभाषा देखते हैं, ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। वैसे उनकी नॉर्मल जो गंध होती है, स्मेल होती है, वो अलग होती है, लेकिन जैसे अम्लीय माध्यम में या क्षारीय माध्यम में लेके जाएंगे तो उनकी गंध क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। तो ऐसे पदार्थों को कहा जाता है गंधीय सूचक। क्या कहा जाता है, गंधीय सूचक कहा जाता है। वे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है वो गंधीय सूचक कहलाते हैं। गंधीय सूचक के उदाहरण देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर भी पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। जैसे प्याज, प्याज की स्मेल वैसे नॉर्मल अलग होती है, लेकिन जैसे इसको अम्लीय या क्षारीय माध्यम में ले जाएंगे इसकी स्मेल परिवर्तित हो जाएगी, अलग स्मेल आने लग जाएगी। वेनिला, इसकी भी स्मेल क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। और साथ में ही लौंग का तेल, जो घर में अपन मसालों में यूज किया जाता है लौंग, उसके तेल का जो स्मेल है वो भी पहले अलग होती है, जैसे उसको अम्लीय या क्षारीय माध्यम में ले जाएंगे उसकी स्मेल क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। तो ये था इसके बारे में गंधीय सूचक। अब इसके पढ़ते हैं इसके रासायनिक गुण, अम्लों और क्षारों के रासायनिक गुण। तो पहले अपन बात करेंगे वो है, पहला पॉइंट है इसका, पहला गुण है रासायनिक गुण में अम्लीय एवं क्षारकों के रासायनिक गुण में पहला है अम्ल और क्षार की धातु से अभिक्रिया। अगर अम्ल या क्षार धातु से अभिक्रिया करे तो क्या होगा, तो इसको समझते हैं इनकी अभिक्रियाओं को। तो ध्यान से देखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो देखो सबसे पहले ये लिखा हुआ है अम्लों के साथ अभिक्रिया, तो अपन दोनों अलग अलग पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे अम्लों के साथ अभिक्रिया, यानी कोई धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करे तो, अगर कोई धातु है अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं, हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं, हाइड्रोजन गैस उसके अंदर से निकलती है। अच्छी तरह याद रख लें, ये जो परिभाषा है आप इस लाइन से पूरा याद रख सकते हैं यहाँ पे, कि अगर कोई धातु है, अम्ल है, धातु से अभिक्रिया करेगा, अम्ल कोई धातु से अभिक्रिया करेगा तो लवण और हाइड्रोजन गैस, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, नॉर्मली प्रश्न पूछा भी गया है कि अगर कोई धातु अम्ल से अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, कौन सी गैस निकलती है, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो इसको आप इस लाइन से अच्छी तरह याद रख सकते हैं कि अगर कोई अम्ल है वो धातु से अभिक्रिया करेगा तो कौन सी गैस उत्सर्जित होगी, हाइड्रोजन गैस, और साथ में एक लवण बनेगा। उदाहरण के तौर पे अपन देखो एक उदाहरण लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे आपने लिया यहां जिंक, Zn क्या होता है, जिंक, जिंक की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। ये क्या है, धातु है, ये क्या है, धातु है, और ये क्या है, अम्ल है, ये धातु हो गया,
ये अम्ल हो गया। इनकी अभिक्रिया करवाते हैं तो लवण जो बनेगा वो बनेगा ZnSO4 और प्लस हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। तो समझ में आया। देखो यहां पे ये है धातु, ये है अम्ल। धातु ने अम्ल से अभिक्रिया की तो क्या बना, ये है जिंक सल्फेट, एक लवण हो गया, जिंक सल्फेट इसका नाम है। और ये गैस कौन सी होगी, हाइड्रोजन गैस होगी। तो उदाहरण आपको समझ में आ गया, जब भी किसी धातु की अम्ल से अभिक्रिया करवाएंगे तो लवण और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। एक और उदाहरण ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे मैंने ले लिया मैग्नीशियम और मैग्नीशियम की अभिक्रिया करवा दी HCl अम्ल से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको बोलते हैं, इससे अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ये दो क्यों लगाया है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, किस लिए, क्योंकि मैग्नीशियम जो होता है इसकी संयोजकता +2 होती है और क्लोरीन की -। जब संयोजकता अलग अलग होती है तो ये संयोजकता क्या है, इसके पैरों में चली जाएगी। वहां तो एक है तो कोई जरूरी नहीं है एक तो लगाना, तो ये सूत्र बन जाएगा MgCl2। ठीक है, तो ध्यान रखना मैग्नीशियम की इससे अभिक्रिया करवाते हैं, किससे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये क्या है, ये मैग्नीशियम एक धातु है और HCl क्या है, एक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इससे अभिक्रिया करवाने पर एक लवण बना है मैग्नीशियम क्लोराइड और साथ में ही हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित हुई है। ठीक है, तो आप इससे समझ गए होंगे। ये जो अभिक्रिया को आप संतुलित कर रहे हैं तो कैसे होगा बताओ। यहां देखो मैग्नीशियम एक है, यहां पर भी एक है, लेकिन यहां पर हाइड्रोजन एक है, हाइड्रोजन यहां पर कितने हैं, 2 हैं। और क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन भी यहां एक, यहां 2। आप सिर्फ यहां पर 2 लगा दें और सारी जो समीकरण है वो संतुलित हो जाएगी। तो आपको संतुलित वाला भी ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में आपके पूछा जाता है। ठीक है, या फिर इस समीकरण में आपको क्या कर दिया जाता है, यहां पर खाली छोड़ दिया जाता है और यहां पर आपको लिख देगा, यहां x लिख देगा, आपसे पूछेगा यहां पर क्या आएगा। तो ये चीजें आपको अच्छी तरह ध्यान रखनी है। तो पहला पॉइंट चल रहा था अम्ल एवं क्षारकों की धातु से अभिक्रिया, अम्ल और क्षार की धातु से अभिक्रिया, जिसमें अपने अम्ल की धातु से अभिक्रिया तो पढ़ ली। अब पढ़ेंगे क्षार की धातु से अभिक्रिया। तो देखो हर कोई धातु पहले ही बता देते हैं, सारी धातु ऐसा नहीं है कि क्षार के साथ, अम्ल के साथ तो लगभग धातु अभिक्रिया कर लेती है लेकिन क्षार के साथ नहीं करती है। कुछ एक धातुएं हैं जो क्षार के साथ अभिक्रिया कर लेती है, जिसमें अपन एक उदाहरण में लेते हैं, जैसे जिंक। जिंक अभिक्रिया करे NaOH। अब देखो OH आया, इसका मतलब ये क्या है, क्षार है। ये क्या है, धातु है, ये धातु है और ये क्या है, ये क्षार है। अब धातु की जब क्षार से अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनेगा, लवण और हाइड्रोजन गैस। इसमें भी कौन सी गैस देखो क्या लिखा है, कुछ धातुएं क्षारक के साथ क्रिया करके भी हाइड्रोजन गैस ही उत्सर्जित करती है। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस ही बनाती है। अब यहां पर आपको यह ध्यान रखना है, क्या सभी धातुएं अभिक्रिया कर लेती है क्या क्षार से साथ, सभी धातुएं नहीं करती है, कुछ धातुएं ही करती है। ठीक है, जैसे एक सबसे महत्वपूर्ण यहां पर यह अभिक्रिया है, बहुत बार एग्जाम में आपके पूछी गई है एनसीईआरटी सिलेबस के अंदर। ठीक है, यहां पर आपको सीधा भी पूछा गया है, एक धातु की क्षार के साथ अभिक्रिया लिखी, या फिर ऐसी अभिक्रिया लिख के यहां पर x लिख दिया, यहां पर लिख दिया x और यहां पर लिख दिया हाइड्रोजन गैस। तो आपको बन रही, आपको याद है, बताओ x की जगह क्या आएगा। तो ऐसे आपके एनसीईआरटी में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साथ साथ में ये भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता रहना चाहिए कि एनसीईआरटी में किस तरह के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो अभी तक जो पिछले साल तक राजस्थान बोर्ड का सिलेबस लगता था उसमें ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते थे अभिक्रियाओं के, लेकिन एनसीईआरटी में पूछे जाते हैं। तो साथ में आपके ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहना चाहिए। तो देखो इसमें क्या बनेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पदार्थ बनेगा जिसका नाम होता है सोडियम जिंकेट। क्या सूत्र होता है सोडियम जिंकेट का, अच्छी तरह याद रखें, ZnO2 प्लस कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। वो तो अपने देख लिया, हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस, अपन तीर का निशान निकाल देते हैं, मतलब हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। इसका नाम अच्छी तरह याद रखें, ये नाम है सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट इसका नाम है, सोडियम जिंकेट। काफी महत्वपूर्ण है ये अभिक्रिया, इसको आप अच्छी तरह याद रखें। किसी धातु की क्षार के साथ अभिक्रिया करवाने पर
सभी धातुएं पहले तो याद रखना अभिक्रिया नहीं करती हैं, लेकिन आपसे पूछ ले कि एक धातु की क्षार के साथ अभिक्रिया लिखिए, तो आप इस तरह से लिखेंगे। और यहां पर देखो जिंक की सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराने पर सोडियम जिंकेट बनता है। क्या बनता है? सोडियम जिंकेट। और कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। तो देखो पहला जो पॉइंट था आपने बात की अम्ल और क्षार की धातु से अभिक्रिया, जिसमें आपने पहले पढ़ा अम्ल की धातु से अभिक्रिया। तो अम्ल जब धातु से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? लवण बनता है और साथ में ही क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। और क्षार भी, लेकिन क्षार में यह ध्यान रखना है सभी धातुएं क्षार से अभिक्रिया नहीं करती है, कुछ धातुएं ही क्षार से अभिक्रिया करती है। लेकिन जब अभिक्रिया करती है तो लवण और क्या बनाती है? साथ में हाइड्रोजन गैस ही बनाती है, जो अपने अम्ल के अंदर ही पड़ा था। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन काफी महत्वपूर्ण है ये चीजें, तो इसको अच्छी तरह आपको ध्यान में रखना है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट, कुछ एक आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें अपन चेक करेंगे कि कैसे पता लगेगा कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो देखो इसको समझते हैं डायग्राम से। तो देखो ये आपकी बुक के अंदर चित्र दिया गया है, ठीक है। ये अपन अम्ल की, अभी ध्यान रखना, अम्ल की अपन धातु से अभिक्रिया करवा रहे हैं, एक अम्ल की धातु से अभिक्रिया करवाएंगे। इस चित्र को समझते कई बार आपसे पूछा जाता है किस तरह पहचानेंगे कि आपको जो अभिक्रिया है अम्ल जब धातु से अभिक्रिया करता है कौन सा? देखो अपन यहाँ पे ये चेक कर रहे हैं कि जो अम्ल है वो किससे? धातु से अभिक्रिया करता है, तो एक तो लवण बनता है और साथ में जो हाइड्रोजन गैस है ये निकलती है। तो इसकी अपने को क्या करना है? जांच करनी है कि ये गैस है वो हाइड्रोजन ही है क्या वास्तव में। तो इसकी जांच करने के लिए अपन ये कुछ एक चित्र से इसको समझते हैं, एक प्रयोग के द्वारा समझते हैं इसको, ठीक है। तो अम्ल जब धातु से अभिक्रिया करेगा तो यहां पर अपन क्या कर रहे हैं, ये देखो एक परख नली, इसको कांच की एक नली बनी होती है, कांच की एक छोटी सी ट्यूब बनी होती है जिसको कहते हैं परख नली। क्या कहते हैं? परख नली। देखो अपन इसको, ये बहुत सारे एग्जाम्पल जो ये इसके प्रयोग हैं वो अपन करके भी देखेंगे, ठीक है, रियल में करके देखेंगे, लेकिन अभी अपन इस चित्र से समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पर ये कांच की बनी परख नली है जो इस स्टैंड पर लगाई गई है। ये एक स्टैंड लगा हुआ है, ये जो है ये एक स्टैंड लगा हुआ है इसको रखने के लिए, ठीक है। और इसको यहाँ पर इसको नट से के द्वारा इसको पकड़ के रखा गया है, यानी कसा गया है। इसके अंदर क्या डाला गया है? ये जो आपको येलो कलर का दिखाई दे रहा है ये है आपका तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका सूत्र क्या होता है? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। अभी जो अभिक्रिया लिखी थी वही यहां पर होगी। देखो अम्ल जो है, सॉरी अम्ल जो है वो है H2SO4 और धातु जो है वो है Zn, ठीक है। इसमें चेक करेंगे तो देखो जैसे ही स्टैंड के ऊपर लगाया इसके अंदर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दिया। अब डालने के बाद में अपने क्या किया, कुछ जिंक के टुकड़े इसके अंदर डाल दिए। कौन से? जिंक धातु के टुकड़े, दानेदार टुकड़े थे वो देखो आपको ये छोटे छोटे टुकड़े दिखाई दे रहे हैं, ये रहे, ये पत्थर के जैसे, ये क्या है? जिंक के टुकड़े हैं। जैसे इसके अंदर डालेंगे तो इसमें आपस में अभिक्रिया होगी, अभिक्रिया होने के बाद में यहाँ गैस निकलेगी। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको अच्छे से पैक कर रखा है, पैक करके, और यहाँ पर एक कांच की नली लगा रखी है। जो कांच की नली, यहाँ पर एक टब लगा हुआ है, एक बर्तन है कांच का, इसके अंदर क्या कर रखा है? साबुन का विलयन डाल रखा है। विलयन का मतलब क्या होता है? ऐसा पानी जिसके अंदर साबुन घुली हुई हो, तो वो साबुन का विलयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? साबुन का विलयन बन जाएगा। तो यहाँ पर ये साबुन का विलयन डाल रखा है, यहाँ पर ये नली आके इसके अंदर छोड़ रखा है। अब जैसे यहाँ पर कोई गैस बन के आएगी, साबुन के अंदर के पानी के अंदर से जाएगी, तो साबुन के पानी में क्या होता है? बुलबुले बनते हैं। तो ये जो बुलबुले बनेंगे, ये बुलबुले जैसे ही बनते हैं, ऊपर एक हाथ के द्वारा यहाँ पर मोमबत्ती ऐसे रखी गई है जलती हुई। तो ये जो बुलबुले उठ रहे हैं, ये जैसे इसके मोमबत्ती को टकराएंगे तो क्या करेगा? फट फट की ध्वनि उत्पन्न होगी। क्या होगी? ये जैसे इसके टकराएंगे तो हाइड्रोजन जलेगी, और हाइड्रोजन जलने पर क्या होता है? फट फट की ध्वनि उत्पन्न होती है। अगर ऐसे बुलबुले जिससे फट फट की ध्वनि उत्पन्न हो रही है, इसका मतलब वो कौन सी गैस है? वो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले हैं। कौन सी गैस के हैं? हाइड्रोजन गैस के। तो इस तरह से अपन प्रयोग करके चेक कर सकते हैं। देखो आपने क्या किया, सबसे पहले एक परख नली के अंदर क्या किया था? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 डाला,
ठीक है, फिर उसको ऊपर से पैक करके और एक कांच की नली द्वारा उसको साबुन के पानी में ले जाकर छोड़ा गया, ताकि इसके अंदर से जो गैस निकले वो सीधे साबुन के पानी में जाए। और उसके अंदर क्या डाल दिया, जिंक के कुछ टुकड़े डाल दिए, जिंक धातु के कुछ टुकड़े डाल दिए। जैसे ही डाले तो यहाँ पर गैस बनी और गैस कहाँ गई, सीधे साबुन के पानी में। वहां पर जैसी गैस आई तो साबुन के पानी से क्या हो गया, उस गैस के बुलबुले बने, और बुलबुलों के पास में पर जलती हुई मोमबत्ती लेके गए तो ये बुलबुले क्या हुए, फट फट की ध्वनि के साथ फूटने लगे। यहाँ पर फट फट की ध्वनि उत्पन्न होने लगी। अगर यहाँ पर फट फट की ध्वनि उत्पन्न हो रही है, इसका मतलब ये जो गैस है वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, तो इस प्रयोग से आपको ये समझ में आ गया कि ये जो बनेगा वो क्या बनेगा, ये ZnSO4 बना, ये तो विजन यही पड़ा है इसके अंदर। अब जिंक ने और सल्फ्यूरिक अम्ल ने अभिक्रिया करके क्या बना दिया, जिंक सल्फेट, प्लस ये जो गैस बनी ना हाइड्रोजन गैस, ये यहाँ पर आपको पता है बाहर निकल गई, तीर का निशान मतलब ऊपर उठ के बाहर निकल जाएगी। बाहर निकलने नहीं दिया, अपने साबुन के पानी में लेके गए। अब साबुन के पानी से निकलेगी तो बुलबुले उठेंगे। तो इस तरह से आप प्रयोग से भी चेक कर सकते हैं कि ये गैस है जो कौन सी है, हाइड्रोजन गैस है। तो इस तरह के बहुत सारे प्रयोग अपन आगे भी करेंगे, ताकि अपने को सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर करने हैं। तो आज के वीडियो में अपने पहला टॉपिक बात किया, जो अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणों के बारे में पहला टॉपिक जो था वो धातु से अभिक्रिया। इसी तरह के प्रयोग अपन और भी करेंगे और भी इसके रासायनिक गुण अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।